हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष। वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो हम लोग अभी बेसिक फर्स्ट ईयर वाले लोग के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, यह लेक्चर नंबर आई थिंक 5 या 6 है, देख लेना। इससे पहले हम लोग टॉपिक क्या किए थे, इससे पहले हम लोग ने जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके लिए वेग तथा त्वरण का मान निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इस वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग निर्देश फ्रेम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं और इसके टाइप्स देखेंगे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, ठीक है, या जो भी आएगा उसको देखेंगे। तो देखो क्या होता है निर्देश फ्रेम। उससे पहले ये देखो, जैसे कोई भी पृथ्वी में जो भी वस्तु है या ब्रह्मांड में मान लो कोई भी वस्तु है, इसमें हम लोग गति का अध्ययन करते हैं, है ना। चलती हुई कार की गति, स्कूटर की गति, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया की गति, ये सब गति के एग्जाम्पल हैं। इवन हम भी जहाँ पे जो खड़े हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या है, गति का ही के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस गति के एग्जाम्पल को यदि हम लोग को वैज्ञानिक भाषा में डिफ़ाइन करना है तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं जैसे पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक साधारण पत्थर भी गति का एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में इसको ऐसे बोलेंगे कि कोई वस्तु जो अपने आसपास के या वातावरण के सापेक्ष, ठीक है, कोई वस्तु जो अपने वातावरण या आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, तो वह साधारणतः स्थिरावस्था में कहलाती है। तथा जो वस्तु अपने आसपास या वातावरण के वस्तुओं के सापेक्ष में या समय के साथ परिवर्तन कर रही है, तो वैसे वस्तु को क्या बोलेंगे, गति अवस्था में बोला जाता है। तो ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि से हम लोग उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो हम लोग ध्यान रखना, जिसमें हम लोग जो परिभाषित कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे वस्तु का हम लोग उसमें मतलब उसके दूसरे वस्तु के सापेक्ष में इसको परिभाषित कर रहे हैं, है ना। दूसरे वस्तुओं के सापेक्ष इन द सेंस हम लोग, जैसे मान लो किसी चिड़िया की पोजीशन बताना है हमको, तो हमको उस चिड़िया की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले हमको किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ये पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो भी हम लोग भी मतलब ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है उसके गति के अध्ययन के लिए हमको किसी दूसरे वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। जो जितना भी गति हम लोग बता रहे हैं वो सापेक्षिक गति होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो कि निरपेक्ष गति अवस्था में हो या फिर निरपेक्ष विरामावस्था में हो। निरपेक्ष गति अवस्था इन द सेंस एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो हो, या फिर ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो एब्सोल्यूट मोशन में हो। ऐसा कैसे, तो कोई भी वस्तु को तुम लोग देख लो, जैसे मान लो पृथ्वी पर एक साधारण पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, वह पृथ्वी के सापेक्ष में तो क्या है, स्थिर अवस्था में है, लेकिन पृथ्वी क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना। तो यदि हम लोग पृथ्वी के बाहर से देखेंगे तो एक हिसाब से वो पत्थर भी पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगा रही है ना। तो ब्रह्मांड में हम लोग उस वस्तु को निरपेक्ष गति अवस्था या तो निरपेक्ष विरामावस्था में कहेंगे जब हम पृथ्वी या ब्रह्मांड में एक ऐसे पॉइंट के सापेक्ष में गति का अध्ययन करें जो कि आकाश में स्थिर हो या स्पेस में स्थिर हो, तभी उसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी गति का अध्ययन कर सकते हैं। उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि हाँ ये गति अवस्था में है या तो ये विरामावस्था में है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो कि पूर्णतः स्थिर हो। वो जितने भी हमारे ब्रह्मांड में सूर्य, तारे, पृथ्वी, चंद्रमा, जो भी ग्रह हैं, है ना, ग्रह में जो पाई जाने वाली वस्तुएं सब क्या है, मोशन कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी पॉइंट हम लोग फिक्स कर लें जिससे हमको बता सके कि हाँ ये वाले गति मतलब ये वस्तु ये गति कर रही है, विरामावस्था में है कि गति अवस्था में है। तो इसीलिए क्या किया गया, जैसे मैं इसको और थोड़ा एग्जांपल से बताऊं। एग्जांपल में जैसे तुम ही लोग इसको नोटिस कर सकते हो, मान लो कोई दो ट्रेन समान चाल से जा रही है, ठीक है, समान चाल से जा रही है, तो जो फर्स्ट ट्रेन है उसमें जो व्यक्ति जो बैठे रहेंगे वो क्या बोलेंगे दूसरे ट्रेन को कि वो स्थिर अवस्था में है, क्योंकि दोनों समान चाल से चल रही है। तो ऐसे लगेगा कि सामने वाला जो बगल में जो ट्रेन है वो भी स्थिर है
अपना अपने तो लगेगा ही कि मैं स्थिर हूँ, सामने वाला भी क्या लगेगा, स्थिर लगेगा। और जो दूसरे ट्रेन में जो व्यक्ति बैठे रहेंगे वो क्या बोलेंगे कि प्रथम ट्रेन जो है स्थिर अवस्था में है। तो ये अलग अलग हो गया, है ना। लेकिन यदि कोई मान लो बाहर में कोई व्यक्ति बैठा है, स्टेशन में कोई व्यक्ति बैठा है, दोनों ट्रेन क्रॉस किया, तो हम क्या बोलेंगे भाई उस ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है वो गतिशील अवस्था में है। तो सबके लिए अलग अलग डिफाइन होता है, क्योंकि उसमें फिर जो रिफरेंस ऑफ जो सिस्टम हो जाता है ना वो चेंज हो जाता है, वो जो निर्देश फ्रेम लेते हैं वो अलग अलग हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल हो गया निर्देश फ्रेम के बारे में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के गति का अध्ययन करने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए एक दूसरे वस्तु का इसमें सहारा लेना पड़ता है, या फिर किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष ही उसको बता सकते हैं। तो वह वस्तु जिसको हम लोग पूर्णतः स्थिर मान लेते हैं वो हमारे लिए क्या रहता है, पृथ्वी रहता है। जनरली हम लोग पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं, और पृथ्वी में जो भी वस्तुएं पाई जा रही है वो यदि उसके रिस्पेक्ट में स्थिर है तो स्थिर अवस्था में कहलाती है, और यदि वो गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में कहलाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमको निर्देश फ्रेम की ज़रूरत पड़ा। तो निर्देश फ्रेम की यदि हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, निर्देश फ्रेम वह फ्रेम है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति या स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या स्थिति बताई जाती है। निर्देश फ्रेम वह फ्रेम होती है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति बताई जाती है। तो ये निर्देश फ्रेम का परिभाषा हो गया। तो जो निर्देश फ्रेम होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, निर्देश फ्रेम के कोई भी एक पॉइंट को हम लोग कन्वीनियंट पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में मतलब हिंदी में आई थिंक हिंदी में बोलते हैं, एक मिनट में देख लेता हूँ, उचित बिंदु। ठीक है, कोई भी जो निर्देश फ्रेम होता है उसमें एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम लोग कन्वीनियंट पॉइंट बोलते हैं या उचित बिंदु बोलते हैं। उस बिंदु से क्या करेंगे, मान लो एक रेफरेंस सिस्टम ऐसे ले लिया। ठीक है, तो इस रेफरेंस सिस्टम ले लिया, यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं कन्वीनियंट पॉइंट ले लिया, उचित बिंदु, और वहाँ पे मैं मान लो किसी वस्तु का मेरे को पोजीशन बताना है। यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है, तो यहाँ से इस वस्तु में हम लोग एक संपाती रेखा खींचते हैं या फिर कोइंसिडेंस लाइन खींचते हैं, और आर वेक्टर द्वारा इस वस्तु का हम लोग को पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं इस रेफरेंस सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से मान लो किसी वस्तु को पोजीशन बताना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो निर्देश फ्रेम रहता है उसमें एक पॉइंट ले लेते हैं कन्वीनियंट पॉइंट। उस कन्वीनियंट पॉइंट से क्या करते हैं, जो वस्तु की दूरी लिख लेते हैं आर वेक्टर, और फिर उससे हम लोग उसकी पोजीशन का मान निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो निर्देश फ्रेम होता है उसका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद है निर्देश फ्रेम का टाइप्स। ठीक है, तो दो प्रकार के निर्देश फ्रेम होते हैं, पहला जड़त्वीय निर्देश फ्रेम इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम, और दूसरा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है, तो दोनों के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। तो पहला टाइप कौन सा हो जाएगा, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसको बोलेंगे, तो ऐसे फ्रेम जिनमें न्यूटन के गति का नियम लागू होता है उसको क्या बोलते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक है, ऐसे फ्रेम जिनमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं उसको क्या बोलेंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। न्यूटन के नियम क्या बोलता है भाई, न्यूटन का नियम में ये बोलता है कि कोई वस्तु मान लो स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहती है, गतिशील अवस्था में है तो उसी वेग से ही वो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल का मान यदि जीरो रहेगा, यदि हम लोग गणितीय रूप में लिख रहे हैं तो बाह्य बल का मान यदि जीरो रहेगा तो उसमें जो त्वरण का मान है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। जब उसमें बल ही नहीं लग रहा है तो उसके वस्तु में चेंजमेंट नहीं होगी, स्थिर में है तो स्थिर में रहेगी, गतिशील में है तो गतिशील में रहेगी। मतलब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो। तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब उसका मान जीरो है, तो त्वरण का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हम लोग न्यूटन के नियम में जानते हैं। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर दूसरे रूप में पोजीशन के रूप में लिखना चाहूँ तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, मान लो एक्स वाई जेड के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी, या फिर कैसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, या तो फिर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब उसमें त्वरण का मान क्या रहता है, 0 रहता है। इसको हम लोग ऐसे 0 लिख सकते हैं, इस सब के बराबर 0। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में स्थित जो प्रेक्षक होते हैं, ठीक है, जितने भी, मान लो कोई दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, ठीक है, एस और एच डैश मान लेते हैं, कोई 2 जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है एस और एच डैश। तो इस निर्देश फ्रेम में जो ऑब्जर्वर होगा ना, जो प्रेक्षक होगा, ठीक है, कोई भी एक वस्तु हो गया जिसको हम लोग को अध्ययन करना है, उसके पोजीशन निकालना है। तो इस, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो ये इस फ्रेम में यदि ये दोनों जड़त्वीय फ्रेम है, ठीक है, ये भी जड़त्वीय फ्रेम है, ये भी जड़त्वीय फ्रेम है, तो इसमें जो पोजीशन दिखा रहा है सेम एच डैश फ्रेम में भी पोजीशन आएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे यदि इसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए इस कण का त्वरण 0 है, ठीक है, तो इस फ्रेम में भी इस ऑब्जर्वर के लिए ये कण का जो पोजीशन है उसका त्वरण भी क्या होगा, 0 होगा। या तो मान लो इसका त्वरण का कुछ मान है या एक समान वेग से गतिशील है, तो सेम इस वस्तु, मतलब इस फ्रेम में भी इस ऑब्जर्वर के लिए वस्तु का वेग या त्वरण एक समान होना चाहिए। तो तभी दोनों फ्रेम क्या कहलाएंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में कहलाते हैं। मतलब एक में जैसा हो रहा है ना, सेम वैसी दूसरे फ्रेम में भी होना चाहिए, तभी दोनों फ्रेम क्या कहलाएंगे, इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक के लिए यदि बाह्य बल 0 आ रहा है, मतलब त्वरण का मान 0 है, तो सामने वाले फ्रेम में भी सेम वही होगा। और यदि मान लो इसमें कोई कण जो है एक समान वेग से चल रही हो, ठीक है, तो दूसरे फ्रेम में भी वो कण क्या होना चाहिए, एक समान वेग से ही चलना चाहिए, तभी ये दोनों फ्रेम क्या कहलाएंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी निर्देश फ्रेम जो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो या तो एक समान वेग से गतिशील हो, ठीक है, वे सभी फ्रेम जो एक दूसरे के सापेक्ष में या तो स्थिर हो या तो एक समान वेग से गतिशील हो, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। बस शर्त यह है कि उनमें से एक फ्रेम जड़त्वीय होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जड़त्वीय फ्रेम की परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हो। अब यदि ये तो हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकली बता दिए, अब इसको एक मैथमेटिकली रूप से भी प्रूफ कर लेते हैं कि हाँ, दोनों फ्रेम में जो त्वरण का मान है वो बराबर आता है कि नहीं। मान ले हम क्या करेंगे, इस वाले फ्रेम में एक कोई कण ले लेंगे, उसका पोजीशन ज्ञात करेंगे, सेम दूसरे फ्रेम भी ले लेंगे, दूसरे फ्रेम में भी उसका कण का पोजीशन ज्ञात करेंगे, दोनों में त्वरण का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करेंगे। तो बराबर आ रहा है मतलब दोनों क्या जड़त्वीय फ्रेम है, और बराबर नहीं आएगा मतलब जड़त्वीय फ्रेम नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो इसको देखते हैं मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखो मान लेते हैं हम लोग कोई एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या है, एस है, जड़त्वीय फ्रेम क्या है, एस है। ठीक है, और एक दूसरा निर्देश फ्रेम एच डैश, दूसरा निर्देश फ्रेम एच डैश वी वेग से क्या हो रहा है, इस एस के रिस्पेक्ट में वी वेग से मूव कर रहा है। डायग्राम में बताते हैं कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं ये कोई एक फ्रेम हो गया एस, ठीक है, इसको ऐसा बना देते हैं। तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं और इसको जेड एक्सिस ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई फ्रेम एस है और एक दूसरा फ्रेम एच डैश जो कि इस वाले फ्रेम से, उसका मूल बिंदु हो गया मान लो, इस वाले फ्रेम से वी वेग से गति कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जैसे एक दूसरा फ्रेम ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपना मूल बिंदु हो जाएगा, तो ये ओ डैश हो गया। और एक दूसरा फ्रेम का मैं 3 एक्सिस बना रहा हूँ, तो किस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से बनाता हूँ। ठीक है, ये अपना जेड एक्सिस हो जाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। और ये क्या हो रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। ठीक, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है जिस पर कोई कण है, ठीक है, या कोई पार्टिकल है जिसका हम लोग को पोजीशन निकालना है। पोजीशन निकालना है एस के रिस्पेक्ट में, और ये फ्रेम एच डैश है, तो ये फ्रेम एच डैश को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी 3 एक्सिस बने हुए हैं, इसमें भी 3 एक्सिस बने हुए हैं। ठीक है, एक्सिस थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं, तो क्या होगा, ये ओ है, ठीक है, या मतलब मूल बिंदु है ये ओ डैश। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई कण रखा हुआ है, तो एस के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या हो जाएगा भाई, तो मूल बिंदु से दूरी उसका पोजीशन हो जाएगा। तो ये मैं इसको पोजीशन ऐसे बना दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ आर वेक्टर। ठीक है,
और इस वाले रेफरेंस सिस्टम से, इस वाले फ्रेम से, एस डैश से इसकी दूरी कितनी है, इसके मतलब कोई पॉइंट पी की, इसको मैं नाम दे देता हूँ आर डैश। ठीक है, तो तुम लोग पढ़े होगे सदिशों के त्रिभुज नियम से 11वीं 12वीं में। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ओ पी, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ डैश वेक्टर और ओ डैश पी वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्या हो जाएगा, ओ डैश वेक्टर और ओ डैश पी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का मान रखना चाहें तो ओ पी का मान क्या है हमारे पास, आर वेक्टर, आर वेक्टर लिख दिए। ओ डैश का मान क्या है, वी टी। ओ डैश पी का मान क्या है, ओ डैश पी का मान है हमारे पास आर डैश वेक्टर, यही है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आर डैश बस को एक साइड रख लेता हूँ, वी टी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, आर डैश वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, समीकरण इसको मैं क्या देता हूँ, 1। अब क्या करूँगा, अतः फ्रेम एस डैश में मैं कण का वेग निकालना चाहूँ। फ्रेम ये पोजीशन हो गया, आर वेक्टर का मान मतलब इसका मान जो पॉइंट पी है, कण है, उसके लिए क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा एस डैश फ्रेम में। तो उसके लिए हमको कण निकालना था, फ्रेम एस डैश में कण का वेग, कण का वेग। तो ये पोजीशन हमारे पास है, वेग निकालना है, तो क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ये हो जाएगा डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। इसको मैं डेरिवेटिव करूँगा टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ वी बस बचेगा। तो इस प्रकार कण का वेग आ गया। ठीक है, अब इसको एक बार और हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्वरण का मान निकल जाएगा। तो एक्सीलरेशन का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः फ्रेम एस डैश में कण का त्वरण, कण का त्वरण, तो क्या हो जाएगा, कण का त्वरण, इसको फिर से डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। और चूंकि वेग का मान क्या है, नियत है, एक समान वेग से जा रहा है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या आया, डी स्क्वायर आर कैप मतलब आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो भाई ये आर मतलब ये आर डैश किसका मतलब कि एस वाले फ्रेम के लिए पोजीशन में, मतलब एस डैश फ्रेम में क्या है, ये त्वरण का मान है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा आर ए मतलब ए डैश वेक्टर। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर। ठीक है, तो दोनों में क्या हो रहा है भाई, देखो दोनों में जो त्वरण का मान है, दोनों फ्रेम में, एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में, दोनों में त्वरण का मान क्या आया, बराबर आया। इसका मतलब ये है कि एस डैश और एस जो एस फ्रेम है और एस डैश फ्रेम है, दोनों फ्रेम क्या होंगे, दोनों जड़त्वी फ्रेम होंगे। यही हम लोग पहले भी बोले थे कि दोनों में यदि त्वरण का मान बराबर आ जाता है, मान लेते हैं कि एस डैश फ्रेम में त्वरण का मान 0 है, तो सेम इसमें भी हो जाएगा, एस फ्रेम के लिए भी त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो इसका मान कुछ भी रहेगा तो इसके लिए भी वही त्वरण का मान हो जाएगा। तो दोनों का त्वरण का मान सेम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एस और एस डैश फ्रेम दोनों जड़त्वी फ्रेम में कहे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम दोनों जड़त्वी फ्रेम में होंगे। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट जड़त्वी निर्देश फ्रेम। ठीक है, इसमें इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद एक दूसरा इसका टाइप्स आ जाएगा अजड़त्वी निर्देश फ्रेम, है ना, तो उसको लिख बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसका हम लोग बाद में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बस बता देता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, ये पहला प्रकार था अपना अजड़त्वीय फ्रेम। तो देखिए इसमें क्या था परिभाषा भाई, ऐसे फ्रेम जिनमें न्यूटन का नियम लागू होता है जड़त्वी फ्रेम कहलाते हैं। और अजड़त्वी फ्रेम में क्या हो जाएगा, वे सभी फ्रेम जिनमें न्यूटन का नियम लागू नहीं होता अजड़त्वी फ्रेम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में
थोड़ा सा बाद में बताएंगे, अगले शायद नेक्स्ट दूसरा लेक्चर में बताएंगे। इसके बाद एक टॉपिक रहेगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो उसको देख लेंगे वो क्या होता है। थोड़ा सा बड़ा है, शायद मैं एक लेक्चर में कंप्लीट करा दूं उसको। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें क्या कराऊंगा मैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेक्चर, छोटा सा लेक्चर है, तो इसको देख लेना। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।